बच्चों, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर चल रहा था। आज उसमें हम एक अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उससे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। एक्सरसाइज 5.2 आर्गेंट प्लेन एंड द पोलर फॉर्म। दो चीज बतानी है आज आपको। तो आर्गेंट प्लेन, आपने अभी तक इसका नाम नहीं सुना। आर्गेंट प्लेन क्या है? तो आर्गेंट प्लेन को समझने से पहले आपने जो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति जो पढ़ी है अभी तक, उसको कैसे लिखते थे? ये कोई भी कार्टेशियन प्लेन है, इसमें कोई पॉइंट है, उस एक्स वाई, तो उसको आप इस तरह से शो करते थे कि मूल बिंदु से एक्स अक्ष पर उसकी डिस्टेंस कितनी है एक्स, और मूल बिंदु से ही वाई अक्ष पर एक्स वाई। अब हम पढ़ेंगे सम्मिश्र संख्या के केस में। यदि कोई हमारे पास सम्मिश्र संख्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो इसमें आप जानते हैं जैसे कि पहला जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस सम्मिश्र संख्या को आप जो है जब रिप्रेजेंट करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, तो किस तरह से लोगे? इसको भी जो रियल पार्ट है इस तरह से, ये एक्स, ये एक्स एक्स, ये वाई डैश। तो एक्स एक्सिस पर जो इसका रियल पार्ट है वो एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा। तो यहां पर हम इसे शो कर देते हैं, ये बिंदु P x, और इमेजिनरी पार्ट y x y। तो यहां पर जो है O से, और ये यदि हम इसको मिला दें और y एक्स पर क्या लेंगे? जो इमेजिनरी पार्ट है, तो ये हो गया इसका रियल एक्सिस, और ये हो गया इसका इमेजिनरी एक्सिस। तो जैसे कि कार्टेशियन प्लेन में आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक वैसे ही आर्गेंट प्लेन, बस इसमें इतना डिफरेंस हो गया कि इसमें सम्मिश्र संख्या ली जाएगी और इसमें दो अक्ष होंगे, जिसे वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष बोलेंगे। यदि ये कहा जाए कि कोई नंबर है z इक्वल टू 1 प्लस 2i, और ये कहा जाता है कि इसको आर्गेंट प्लेन में शो कीजिए, तो कहां पर शो करेंगे? इसमें जो है रियल अक्ष पर 1 यूनिट और इमेजिनरी अक्ष पर 2 यूनिट लेकर के उसको शो कर देंगे। मैं जो है इसी को बना देता हूं, जैसे इसमें ये शो करना है, तो आप इसको समझ लीजिए। यहां पर मैंने पॉइंट बना दिए 1 2 3, 1 2 3, तो 1 और 2, ये पॉइंट 1 के ऊपर और 2 पॉइंट्स, तो यहां पर जो है ये पॉइंट आ गया 1 और 2।
तो समिश्र संख्या क्या होगी, इसका मैं कोई नाम देता हूँ। तो समिश्र संख्या ये होगी z इक्वल टू 1 प्लस 2i। तो रियल एक्सिस पर 1 और इमेजिनरी एक्सिस पर 2। तो आर्गन प्लेन बहुत ही इजी चीज है, बस आपके लिए एक नया नाम आ गया जिसको कहते हैं हम आर्गन प्लेन। जैसे कि आप कार्तीय तल आपने पढ़ा है, तो उससे थोड़ा सा बस समिश्र संख्या के रूप में हमने जो है ये पढ़ लिया। अब यदि हम इसका क्या निकालें, ये जो बिंदु था P, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। यदि अभी आपसे ये कहा जाए जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई था और कि इसका जो है क्या निकालो, संयुग्मी, कंजुगेट। तो कंजुगेट ऑफ z कहाँ होगा, कंजुगेट ऑफ z संयुग्मी यानी कि z बार। z बार इक्वल होगा x माइनस आई वाई। तो जो आप ओपी देख रहे हैं, तो यदि हम इसकी मिरर बार देखें तो उतनी डिस्टेंस पर आप इसकी मिरर बार बना दीजिए। तो बच्चों ये जो नीचे हमने दिखाया बिंदु Q माइनस एक्स वाई, ये संयुग्मी कहलाएगा किसका, जो समिश्र संख्या आपको दी हुई है। कंजुगेट ऑफ z बार होगा x माइनस आई वाई, ये हमने आपको पहले बताया था। और इसको ऑर्गन प्लेन के अंदर कहाँ पे शो करेंगे, ये अब चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और उसका जो है इमेज होगी p की, pxy की इमेज क्या हो गई q, और उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए माइनस एक्स वाई। तो यहां पर यदि हम इसकी वैल्यू निकालें OP की, OP किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं। आप यदि इसमें सिंपल वे में आप निकालें, हमने आपको मोड निकालना भी बताया था। मोड बराबर क्या बताया था, मापांक, मोड z बताया था हमने आपको। तो हमारे पास x प्लस आई वाई है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। और वो कैसे आया, वो आप पाइथागोरस प्रमेय से भी देख सकते हैं। ये क्या है, आधार, ये क्या है लंब, और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो OP आएगा। तो जब कभी हम मापांक निकालना होगा तो इस तरह से निकाल देंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दो ही चीज़ थी इसमें समझने वाली। और तो अब आगे चलते हैं, दूसरा बताएंगे ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नया शब्द आ गया, ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे किसी समिश्र संख्या का। अभी अभी हमने आपको समिश्र संख्या बताई थी एक्स वाई ली थी अभी अभी संख्या हमने। तो अब उसको जो है किस फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में लिखना है। तो पोलर फॉर्म में आप किस तरह से लिख सकते हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इस तरह से हमने शो की थी। पोलर फॉर्म में शो करने के लिए यदि कोई आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह से था, कोई हम
मान लेते हैं, माना हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 2 प्लस 2i। तो अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और उसका अंडर रूट, तो ये आ जाएगी 2 अंडर रूट 2। अब आप देखिए कि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये भी दोनों इक्वल हैं। यहाँ पर आपने जो बिंदु लिया हुआ था वो xy लिया हुआ था, अब हमने उसकी वैल्यू क्या ली है, फॉर एग्जाम्पल 2 और 2 लिए। तो एक तो आपने ये दिखा दिया 2 और 2। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम कोई 2√2 की रेडियस लेकर के कोई वृत्त खींचें और उससे जो है हम फिर पी के कोऑर्डिनेट निकालें। तो कैसे निकाल सकते हैं, पी के कोऑर्डिनेट का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये 90 है और ये साइड भी इक्वल है और आप जानते हो बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसका मतलब ये एंगल 45 होगा। अब ये 45 डिग्री होगा और हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यदि हमको ये दे रखी है तो कैसे निकाल सकते हो आप, यदि आपने इसे a मान लिया तो इसमें कोस थीटा लोगे आप और कोस 45 है यहाँ पर, तो कोस 45 किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण, OA अपॉन कर्ण कितना है OP। तो OA की वैल्यू क्या आ गई, OP कोस 45 और OP की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2√2 और कोस 5 क्या होता है, 1/√2। कहने का मतलब यह है, जब आपने एक रेडियस खींची तो आपने जो है सर्कल खींचने के बाद आपने इसकी वैल्यू निकाल ली OA की। ठीक इसी प्रकार से आप AP की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। AP बराबर क्या होगा, उसमें साइन लग जाएगा, साइन थीटा लंबटे कर्ण होता है, OP साइन 45, तो 2√2 और 1/√2 है उसका भी, तब उसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो जब हमको ये किसी आर्गन प्लेन के अंदर जब हमको ये वैल्यू दे दी गई हो और ये जो है यहां से कितने का थीटा एंगल बना रही हो और ये भी हमको ज्ञात हो, ये किस फॉर्म में है, R क्या होता है बच्चों, जो Z है ना, R इक्वल टू होता है मोड Z। R हमने क्या माना है, मोड Z। मोड Z आप यहां पे निकाल ही रहे हो, x² + y², मोड Z आप जान ही रहे हो। तो इस P के कोऑर्डिनेट किस रूप में आ गए, अब हम उनको लिखेंगे एक्स वाई की फॉर्म में नहीं लिखेंगे हम, यहां पर हमने किस फॉर्म में लिखे थे, एक्स वाई की फॉर्म में लिखे थे, अब हम उनको किस फॉर्म में लिखेंगे, आर और थीटा हमको दिए हुए हैं, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का आर कोस थीटा हो जाएगा, जो हमने यहां पर आपको बताया, आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, आर कोस थीटा और
आर साइन थीटा, शॉर्ट में हम उनको आर थीटा के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर x बराबर क्या हुआ, आर कोस थीटा, और y बराबर क्या हुआ, आर साइन थीटा। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर यदि हम कॉमन ले लें, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो ये सम्मिश्र संख्या का क्या है, पोलर रिप्रेजेंटेशन। यदि कोई सम्मिश्र संख्या इस रूप में आपको दी जाती है तो आप z की वैल्यू किस तरह से निकालोगे, और उसमें हमको क्या चीज निकालनी है, दो चीज निकालनी होंगी हमें उसमें। एक तो मापांक r का मान तो आप इस तरह से निकाल दोगे, बट एक थीटा भी निकालना होगा। थीटा कैसे निकालोगे आप, थीटा को यहां पर कहा जाता है, थीटा को कोणांक या मापांक कहते हैं। कोणांक या आयाम, कोणांक या आयाम कहा जाता है। आर्ग्यूमेंट ए आर जी और एम्पलीट्यूड ए एम पी, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो थीटा कैसे निकालोगे आप, वो हम आपको बता रहे हैं। थीटा की वैल्यू किस तरह से निकाली जाएगी, आर की वैल्यू तो सरल है, थीटा निकाला जाएगा क्वाड्रेंट के हिसाब से। बच्चों, हम ये बता रहे थे कि एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट आप कैसे निकालोगे। ये कोई आर और थीटा के रूप में आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई थीटा यहाँ पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जो भी थीटा की वैल्यू आएगी और उसको जो है यहाँ पर रख दोगे आप आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा में। अब यदि आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो किस तरह से बनेगी फिगर, यहाँ पर बनेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो किस तरह से शो करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में बिंदु P। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा। कहने का मतलब ये है कि यदि हम थीटा की वैल्यू π/4 थी, 45 डिग्री था, तो यहाँ पर 90 + 45 हो गया, यहाँ पर 180 + 45 हो गया, और यहाँ पर घूम करके 3π/2 + 45 + π/4। तो ये इस तरह से जो है, ये तो जो है फिर घूम करके 2π + π/4, तो हम फिर फर्स्ट में ही आ जाएंगे। तो जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी पहले वही पुनः प्राप्त हो जाएगी 2π प्लस में भी। तो ऐसे ही 3π में भी हो जाएगी, 4π में भी हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हम जब पाई तक ही लेंगे इसमें, पाई के बाद जब हम एंगल बनाएंगे तो उसमें जो है अब हम पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं लेंगे। पाई के बाद यहाँ पर 0 डिग्री है, ये पाई है, तब एंगल जो लिया जाएगा वो माइनस डायरेक्शन से लिया जाएगा पाई के बाद। ये तो कोई ये वाली फिगर में दोबारा नहीं बना रहा हूं, तो आप इसको इस तरह से नहीं बनाओगे इस फिगर को। फिर ये फिगर कैसे बनेगी, फिर इधर से लिया जाएगा ये माइनस, ये इसकी जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आएगा, और इसी तरह से ये फिगर जो है आप माइनस डायरेक्शन से लोगे, ये थीटा जो है ये इधर से आएगा फिर, क्योंकि 2π से ऊपर
जाने पर हमें वही मान प्राप्त हो रहे हैं। तो अब डायरेक्शन आप जो है पाई तक तो पॉजिटिव आएगी, और पाई के बाद आप इधर से ही लोगे तो ये वाला आएगा एंगल थीटा। कहने का मतलब ये हो गया, इधर की डायरेक्शन तो हो गई प्लस की पाई, ये तो हो गया प्लस का पाई, और जब आप इधर से लोगे तो ये फिर ये जीरो, जीरो से इधर आओगे तो ये माइनस पाई माना जाएगा, माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू जब भी आप एम्पलीट्यूड निकालोगे तो इसके बीच में होनी चाहिए थीटा की वैल्यू। थीटा इज लेस और इक्वल टू पाई, ग्रेटर और इक्वल टू माइनस पाई। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर माइनस पाई और पाई के बीच में ही ली जाएगी, और इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, क्वाड्रेंट को देखेंगे जो भी एंगल आएगा। तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ। ये एक एग्जाम्पल है, √3 + i को ध्रुवीय रूप में रूपांतरित करो। तो z इक्वल टू लिख लिया हमने √3 + i, और ये किस रूप में लिख लिया r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो कंपेयर करने पर हमको क्या मिलता है, r cos थीटा इक्वल टू √3, तुलना करने पर देखिए इसमें, और r sin थीटा इक्वल टू i के साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है बच्चों। तो इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2, 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या आ गया, r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा बराबर √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो ये आ गया r², ये 1 होता है, 3 + 1 4, r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 2। r का मतलब हमको क्या प्राप्त हो गया, मापांक। अब हमको कोणांक निकालना है। कोणांक की वैल्यू कितनी आएगी, कोणांक किस तरह से आप निकालोगे कोणांक की वैल्यू, देखिए यहाँ पर जो है दोनों समीकरणों को देखिए, यहाँ पर मान रख दीजिए किसका, r का, समीकरण 1 से। r का मान रखोगे तो कितना है, 2 cos थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। इसलिए cos थीटा इक्वल टू √3/2, √3/2 का वैल्यू कितनी हो गई, cos 30 की वैल्यू है π/6। तो ये हमारी वैल्यू आ गई cos π/6। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/6। अब साइन थीटा भी निकालिए, साइन थीटा निकालिए यहां से। साइन थीटा कितना आ जाएगा, समीकरण 2 से, साइन थीटा इक्वल टू 1/r, 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो देखिए, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये π/6 आ रही है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, कोस की भी और साइन की भी। तो ये इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसको ध्रुवीय रूप क्या आ गया, ध्रुवीय रूप के लिए इसमें मान रख दीजिए आप r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, दोनों बार π/6 ही आई है, यहाँ पर भी π/6 और यहाँ पर भी π/6। तो वो वैल्यू लेनी है हमको थीटा की जो दोनों को सेटिस्फाई करे, साइन को भी और कोस को भी। तो ध्रुवीय रूप हमारे पास आ गया। आंसर किस रूप में लिखेंगे,
ध्रुवीय रूप आर की जगह 2 कोस थीटा की जगह π/6 प्लस आई साइन π/6। ये आपका ध्रुवीय रूप आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, √3 प्लस आई का कंपेयर करनी है किससे, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा से। आर कोस थीटा कितना है, ये √3, यहाँ आई इंटू क्या है 1, साइन थीटा 1 आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ दिया तो आर का मान 2 आ गया। अब आप हमसे ये क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आप डायरेक्ट भी तो निकाल सकते थे इसको कि साइन बटे कोस tan थीटा होता है, तब भी आ जाता। आप ये कह सकते हैं कि आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे tan थीटा इक्वल टू 1/√3। पर ऐसे करने में गलती ये आएगी बच्चों, क्योंकि हमको वो वैल्यू देखनी है जहाँ कोस और साइन की वैल्यू समान हो। ये तो पॉजिटिव का केस था, अभी कल हम आपको नेगेटिव वाले कराएंगे तो फिर आपको उसमें दिक्कत आएगी, कल आपको पता चल जाएगा उसका। ठीक है भाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। थैंक्स।